कुछ लोग सनकी और अजीब होते हैं। उनकी विलक्षणता के कई कारण हैं। लेकिन वास्तव में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अगर आपसे कहा जाए कि कोई इतना पागल है कि निर्दोष लोगों की हत्या कर सकता है? आप आश्चर्यचकित या दुखी महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस पर विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुंबई में पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं की जड़ थे रमन राघव। दरअसल रमन राघव के कई नाम थे, अर्थात वे सिंधी तलवई या दलवई के नाम से जाने जाते थे। कभी कभी वह तांबी, अन्ना, वेलुस्वामी जैसे नाम कहकर लोगों को गुमराह करता था। वह परिस्थिति के अनुसार नाम बदलते रहते थे, लेकिन वह मूलतः एक मनोरोगी था। कभी मुंबई में आतंक फैलाने वाले रमन राघव की यादें जाग उठी हैं। 60 के दशक में जब मुंबई के उपनगर जंगलों और झुग्गियों से भरे हुए थे, उस वक्त एक के बाद एक हो रही नृशंस हत्याओं से न सिर्फ मुंबई वासी बल्कि मुंबई पुलिस भी सदमे में थी। इस माथेफिरू की याद जिसने 41 हत्याएं की, रमन राघव द्वारा कबूल की गई, अभी भी उन लोगों को परेशान करती है जिन्होंने उस आतंक का अनुभव किया था। 5 जुलाई 1968 को मुंबई के पश्चिमी उपनगर मलाड में एक दिल दहला देने वाली हत्या हुई। उर्दू शिक्षक अब्दुल करीम, जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनके सिर पर चोट के निशान के साथ मृत पाए गए। हत्या के बाद ये भी पता चला कि हमलावर ने करीम का कुछ सामान भी चुरा लिया था। उसके ठीक 15 दिन बाद गोरेगांव में एक और हत्या हो गई। एक ही तरह से हुई हत्याओं से यह चर्चा शुरू हो गई कि मुंबई में कोई पागल नहीं हो रहा है। उसी समय हुए एक और तिहरे हत्याकांड ने मुंबईकरों को स्तब्ध कर दिया था। मलाड में एक दंपत्ति और उनकी 3 महीने की बेटी की सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि हमलावर ने मृतक महिला के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद झोपड़ियों और बस्तियों में घरों के अंदर और बाहर सो रहे लोगों की एक के बाद एक हत्याएं होने लगीं। हालांकि सब कुछ साफ था, फिर भी इलाके में लोग ये कहते हुए इधर उधर भागने लगे कि हमलावर आ गया है। तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त आदि एस मोदक ने सभी पुलिस अधिकारियों से इन हत्याओं पर नकेल कसने को कहा। पुलिस की जांच में यह भी साफ हुआ है कि साल 1966 में एक हत्या की जांच के दौरान रमन राघव नाम के एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा था और प्रताड़ित किया था। उस समय रात भर घूमने वाले सभी लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ बस्तियों से गश्त की जिम्मेदारी लेने वाले लोग थे। शहर का हर पुलिसकर्मी उस दरिंदे को ढूंढने में लगा हुआ है। अगस्त में 3 और हत्याएं हुईं, जिससे पुलिस की नींद हराम हो गई। चारों तरफ से पुलिस की आलोचना होने लगी। रमन राघव की गिरफ्तारी की कहानी, जो पूरे पुलिस बल को आश्चर्यचकित करती है, वास्तव में इतनी नाटकीय है कि इसे किसी फिल्म में देखा जा सकता है। 25 अगस्त की सुबह इंस्पेक्टर एलेक्स फियालोह भिंडी बाजार के पुलिस स्टेशन गए थे, जहां वह रहते थे। डोंगरी पुलिस स्टेशन में कार्यरत एलेक्स को पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते वक्त सामने से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हाथ में छाता लेकर तेजी से चल रहे एक व्यक्ति को रोका। एलेक्स को यह संदेह सता रहा था कि यह व्यक्ति, जो शहर में बारिश का नामो निशान नहीं होने पर छाता लेकर घूम रहा था, शहर के बाहर का होगा। वह इस शख्स को काम के बहाने डोंगरी पुलिस कॉलोनी की ओर ले गया। क्या रमन राघव की जारी फोटो और उसके ब्यौरे से मेल खाने वाला ये शख्स वाकई रमन राघव है? और अगर वह है, तो क्या वह हम पर हमला नहीं करेगी? विचारों के चक्र में फंसकर एलेक्स ने उससे उसका नाम पूछा। जिस आदमी के कपड़ों पर कुछ खून के धब्बे थे, उसने कहा कि उसका नाम सिंधी दलवई है। जैसे ही एलेक्स का फोन डोंगरी पुलिस स्टेशन में गया तो सनसनी फैल गई कि हमने रमन राघव जैसे दिखने वाले एक शख्स को पकड़ लिया है और जल्द से जल्द कुमक भेजेंगे। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त रमाकांत कुलकर्णी भी थाने में उपस्थित हुए। इस सिंधी दलवई को जब रमन राघव की तस्वीर दिखाई गई तो उस समय भी वह यही कहता रहा कि वह मेरी नहीं, उसके जैसे व्यक्ति की तस्वीर है। लेकिन जब उनकी उंगलियों के निशान का मिलान किया गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वह रमन राघव ही हैं। क्रूर रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही हजारों लोग डोंगरी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। मुंह निगलने वाले रमन राघव को जब पुलिस ने जांच शुरू की तब भी उसकी इच्छा के मुताबिक उसे चिकन और मटन खिलाया गया, जिसके बाद उसने अपना मुंह खोला। उसने बड़े इत्मीनान से सारी हत्याओं की जानकारी दी। जिस लोहे की रॉड से वह हत्या कर रहा था वह भी उसे गोरेगांव की आरे कॉलोनी से मिल गई। रमन को पहले सिजोफ्रेनिया का पता चला था, इसलिए अदालत ने उसे मृत्युदंड के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रमन, जिन्होंने अपना शेष जीवन यरवदा जेल में बिताया, 1995 में मूत्र विकार के कारण ससून अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार 41 हत्याएं करने वाले रमन राघव की कहानी को 4 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उसके आतंक के दिनों को मुंबई वासी नहीं भूले हैं। 1965-66 की कहानी। मुंबई में फुटपाथों या झुग्गियों में सो रहे निवासियों की आधी रात में धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। सारी हत्याएं रात के अंधेरे में की गईं। उस समय एक ही वर्ष में रात में लगभग 19 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। उनमें से 9 की मौत हो गई। इस हत्या की वारदात से पूरी मुंबई हिल गई थी। वास्तव में हत्यारा कौन है? वह क्यों मार रहा है? इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस भी हताश थी। पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। आम नागरिकों ने जागते रहो के नारे लगाए और हत्यारे को पकड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल सका। 1966 के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन 1968 में हत्या की घटनाओं में फिर से तेजी आई। इस दौरान भूत प्रेत की अफवाहें भी उड़ीं। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन आरोपियों को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिली। उस समय क्राइम ब्रांच के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त रमाकांत कुलकर्णी ने जांच की कमान संभाली। शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसके जरिए पुलिस संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही थी। इस बार रमन राघव भी पकड़ा गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। रमन द्वारा हमला की गई महिलाओं में से एक बच गई। उसने उसे देखा था। उसकी जानकारी के मुताबिक उसका स्केच बनाया गया था। इस स्केच के आधार पर पीएसआई एलेक्स फियालो ने रमन को पकड़ लिया। जब पुलिस ने रमन से दूसरी बार पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब पुलिस ने पहले उसे पकड़ा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने उसका हिस्सा लेकर उससे जानकारी ली। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने पहले 2 दिन तक आरोपियों को चिकन खिलाया था। आखिरकार तीसरे दिन रमन पुलिस को उस स्थान पर ले गया जहां हथियार छुपाया गया था। बाद में उसने हत्या के 42 मामलों में दोषी ठहराया, लेकिन दावा किया जाता है कि उसने इससे भी ज्यादा लोगों की हत्या की है। आरोपी को शुरुआत में अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उसके सनकी व्यवहार के कारण उसकी मौत की सजा कम कर दी गई। इसके बजाय उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यरवदा जेल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में उनका इलाज चल रहा था। आखिरकार 1995 में पुणे के ससून अस्पताल में किडनी की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई।